एग्जाम सामने और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि एग्जाम के बारे में तो हमें पता नहीं, पर क्वेश्चंस के बारे में हमें जरूर पता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं और बार बार रिपीट होते जाते रहेंगे। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सारे के सारे क्वेश्चन सीबीएसई से ही लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ो या ना पढ़ो, पर अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए तो लगभग इस पूरे चैप्टर का गारंटी दे सकते हैं कि आप 70 to 80% जो कोर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो कवर कर चुके होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस दमदार मजेदार वीडियो की। तो चलो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है सीबीएसई 2018 से, क्लासिफाई रिसोर्सेज बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब बताना है कि जो ओरिजिन है उसके बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई जो कर रखा है ना रिसोर्सेज को, उसके बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है ना, उनके अगर ओरिजिन के ऊपर हम बेस करते हैं तो दो टाइप के हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। एक होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। इन केस अगर कोई एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इन बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है, तो सीधा साफ सिंपल सा यही है, बायोटिक बायोलॉजी मतलब लाइफ से रिलेटेड है, और अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है उन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर फ्लोरा और फाउना, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, पर अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जिसमें हमें लाइफ देखने को नहीं मिलती है। छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2015 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा इंडिया है, इतने बड़े इंडिया में कई सारे रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें से सबसे वाइड स्प्रेड जो सबसे बड़ा हमारा रिलीफ फीचर है उसके बारे में बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि लगभग 43% हमारे प्लेन्स जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, हमारे पूरे ज्योग्राफिकल लैंड में। इसीलिए सबसे बड़ा रिलीफ फीचर जो है इंडिया का, वो कौन सा है? वो है प्लेन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फटाफट से कवर करने हैं क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं देना है। सीबीएसई 2015 से उठ के आ रहा है क्वेश्चन, स्टेट एनी वन रीजन ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, साफ सीधा क्वेश्चन है कि हम एक रीजन बताएंगे कि आखिर हम क्यों हमारे रिसोर्सेज को ओवर यूज करते जा रहे हैं। सीधा साधा मतलब है, इंसान जो है स्वार्थी हो गया है, और स्वार्थी इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहता है ताकि उसकी बेसिक नीड पूरी हो सके। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज द रीजन फॉर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सीधा साधा मतलब है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज के ऊपर भार भी वैसे ही बढ़ता जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करने लग जाएंगे। पहले घरों में सिर्फ एक व्हीकल होता था जिसे हम साइकिल कहते थे, आज एक ही घर के अंदर साइकिल भी है, स्कूटी भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, सारी चीजें एक ही घर में देखने को मिलती है। ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है रिसोर्सेज का। अब बात कर रहे हैं सीबीएसई 2019 से उठ के आ रहा है ये क्वेश्चन, जो पूछ रहा है, हाउ आर माइनिंग एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड। झारखंड क्या है? झारखंड एक ऐसी जगह है जो प्लेटूस रीजन के अंदर आता है, वहां पे हमें प्लेटूस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में वहां पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारी नई नई चीजें, या हम ये कहते हैं हमारे यूज वाली चीजें हमें वहां देखने को मिलती है। तो इसके लिए जो झारखंड का एरिया है वो रिसोर्सेज के मामले में बड़ा ही आगे निकल जाता है। अब रिसोर्सेज अगर वहां देखने को मिल रहे हैं, उन रिसोर्सेज को निकालना भी तो पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें माइनिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और जब भी माइनिंग एक्टिविटीज की जाएगी तो आप जानते हैं कि, है ना, जिस जगह पे माइनिंग एक्टिविटीज की जाती है उस जगह के ऊपर आपने देखा होगा एक ऐसे ऐसे फीचर्स बन जाते हैं, एक ऐसा गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे को माइनिंग के बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो गड्ढा इतना बड़ा होता है कि उसको भरा नहीं जा सकता है। और इससे होता क्या है? इससे लैंड का डिग्रेडेशन होता है। साथ ही साथ जब रिसोर्सेज को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो कई बार उनसे जो वेस्ट वगैरह भी निकलते हैं वो भी वहीं पड़े रह जाते हैं, जो लैंड को डिग्रेड करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड बिकॉज झारखंड इज रिच मिनरल स्टेट। मतलब वहां पे बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज जो है बहुत लार्ज स्केल पे चल रही है। व्हेन excavation work is completed, the mining site represent deep scars and evidences of
ओवरबर्डिंग विच लेड टू दी लैंड डिग्रेडेशन। कहा जा रहा है कि माइनिंग के बाद जगहों को यूं ही छोड़ दिया जाता है, माइंस को खाली छोड़ दिया जाता है। कभी भी अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना, गूगल कर लेना, पता पड़ जाएगा कि डीप स्कार्स कैसे होते हैं दिखने में, और आपके बुक के अंदर इसकी फोटो गिवन है, या फिर वो भी देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई 2019 के एक क्वेश्चन की, जो पूछ रहा है कि ऐसे कैसे भाई ओवरग्रेजिंग जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। कहां पे? गुजरात में। गुजरात के अंदर जो है ओवरग्रेजिंग करवाई जाती है, और ओवरग्रेजिंग के कारण वहां पे जो लैंड है वो डिग्रेड होने लग गई है। आखिर ऐसा क्यों है, पूछा जा रहा है। तो साफ सीधा मतलब है, ओवरग्रेजिंग से जो प्लांटेशंस होता है वो खत्म होता जाता है, कई सारी स्पीसीज भी वहां की खत्म हो जाती है। कैटल जो है ना सब कुछ खा जाता है, वो देखता नहीं कि क्या है, कौन सी स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज है कि नहीं है, वो सब कुछ खा लेता है, सब कुछ कंज्यूम कर लेता है। उससे होता यही है कि वहां पे जो स्पीसीज है वो खत्म होने लग जाते हैं, प्लांट जो है वो खत्म होने लग जाते हैं, और बुशेस जैसे मतलब है ना जो काम की चीजें नहीं है, जैसे बुशेस हुई, ट्रीज हुई, जो काम की नहीं होती है, वो वहां पे ग्रो करने लग जाती है, जिससे सॉइल का इरोजन होता है, और यही एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो खत्म हो गई कहानी की ओवरग्रेजिंग जो है गुजरात और राजस्थान दोनों में ही करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ही जो पशु होते हैं, जो कैटल होते हैं, वो बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि ओवरग्रेजिंग जो है लैंड डिग्रेडेशन का कारण है गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है एक फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, एज वेल एज गुजरात के पास एक बहुत लार्ज नंबर में लाइफ स्टॉक पड़ा हुआ है। 10 ओवरग्रेजिंग बाय दी लार्ज स्टॉक लाइफ स्टॉक लीड्स टू दी लैंड डिग्रेडेशन, और इसी के कारण ही वहां पे हमें लैंड डिग्रेडेशन होने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सीबीएसई 2019 की। अब लग रहा होगा सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने हैं, वीडियो जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं। तो चलो हम बात करते हैं सीबीएसई 2019 के एक क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप ऑफ कैश्यू नट्स। अब बात की जा रही है काजू की, कैश्यू नट की बात की जा रही है कि इसको ग्रो करने के लिए कौन सा ऐसा सॉइल है जो सुटेबल होगा। हमने कई सारी सॉइल्स देखी थी, एलुवियल सॉइल देखी थी, हमने ब्लैक सॉइल देखी है, हमने इसी के साथ लेटेराइट देखी है, रेड लेटेराइट देखी है, बहुत सारी चीजें हमने बहुत सारी सॉइल्स को कवर किया है। पर इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल होगी वो होगी रेड लेटेराइट सॉइल। और रेड लेटेराइट सॉइल कहां मिलती है, कमेंट सेक्शन के अंदर अभी हाथों हाथ बताओ कहां मिलती है रेड लेटेराइट सॉइल, क्योंकि रेड लेटेराइट सॉइल को हमने इसकी समरी में भी कवर किया है, एज वेल एज इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है। नहीं देखा है तो भागो और जाके देख कर आओ फटाफट। अब आगे बात करते हैं सीबीएसई 2019 से एक क्वेश्चन आ रहा है, विच टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया इज मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट। ऐसी एक सॉइल का नाम बता दीजिए जो हमारे इंडिया के अंदर वाइड स्प्रेड है, मतलब बड़ी ही मात्रा के अंदर फैली हुई है। और जब भी हम इंडिया के अंदर सॉइल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिया में हमें अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है तो अलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अलुवियल सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल जो है सॉइल है, और इसी कारण से इसका जो भी अलुवियल जो सॉइल है इसका जो यूज है वो एक ना बम्पर प्रोडक्शन में किया जाता है। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है अलुवियल सॉइल में हमें देखने को मिलता है, और इसको आगे खींचने की जरूरत ही नहीं है कि कहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, आप खुद ही समझ जाओगे। जो ये है मोस्ट वाइडली स्प्रेड और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए, साथ ही साथ एंटायर नॉर्थ प्लेन के अंदर ही हमें अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। नॉर्थ प्लेन जो है, नर्दर्न प्लेन जो है, अगर हम बात करते हैं नर्दर्न प्लेन की, ये यूपी वाला जो इलाका है, उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका आ रहा है, इसी को ही हम नर्दर्न प्लेन कहते हैं। इसके एरिया में हमें देखने को मिलता है कि जो पूरा एरिया है ना वो कैसा है, वो प्लेन बना हुआ है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और आपको पता हो तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश की ही है। अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई 2019 से उड़ते उड़ते एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका है कि हाउ इज ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अब देखो बच्चा, पंजाब का मतलब होता है पंज आब, पंज मतलब 5 नदियों का आब है जहां, वही है पंजाब। 5 नदियां, सिंधु, सतलज, रावी, ये सारी नदियों के नाम पड़े होंगे ना, तो इन सबके आब बनते हैं पंजाब में। तो पंजाब में पानी की कमी देखने को नहीं मिलती। जब पानी की कमी नहीं है, ज्यादा पानी हो जाएगा
तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने जो एग्रीकल्चर होगा, जो अपना क्रॉप्स होगा ना, उसको ज्यादा से ज्यादा पानी दे देंगे। अब देखो बच्चों, ज्यादा जो है ना, अति हर चीज की खराब है। अगर पानी ज्यादा देने लग जाएंगे वो अपने लैंड पे, तो जो वहां पे लैंड है वहां पे वो पानी भरा रह जाएगा, क्योंकि लैंड की भी एक कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी के बाद वो ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है उसको नीचे अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकती है। तो अब ऐसे में होगा क्या कि जो लैंड है उस लैंड के ऊपर वो पानी रह जाएगा, लॉज हो जाएगा, और उसके बाद जो वहां की जो सॉइल है वहां पे इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन के कारण वहां पे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ती हुई दिखेगी। तो अब हम देख लेते हैं, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब because due to the over irrigation water lodging situation is created। वाटर लॉज होने लग जाता है और इससे क्या होता है, इससे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इंक्रीज होने लगती है सॉइल के अंदर। सैलिनिटी और एल्कलिनिटी क्या होती है, साइंस में आते हैं कुछ टॉपिक, अब वहीं पे बात कर लेंगे, अभी यहाँ पे हम इसे नहीं खींचते। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2019 से ये क्वेश्चन आ रहा है, हाउ इज सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। पूछा जा रहा है जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है वो लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण क्यों बन जाती है। तो साफ सीधा मतलब है कि जो सीमेंट है ना, सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के अंदर हमें सीमेंट के प्रोडक्शन में बहुत सारा डस्ट देखने को मिलता है। अब ये जो डस्ट होता है ना, ये लैंड के ऊपर आके ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इसके ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और पार्टिकल्स जमा होने के कारण लैंड के ऊपर एक परत बन जाती है इन्हीं पार्टिकल्स की, इन्हीं डस्ट की। अब होता क्या है ना कि जो वाटर है, वाटर की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वाटर जो है वो इसके नीचे जा ही नहीं पाता। जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाटर आ रहा है, पर यहाँ पे जो वाटर है ना वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बिछा रखी है। जैसे कि हम है ना, लाइक कोई भी रैपर वगैरह हम देखते हैं किसी में, जैसे चिप्स का रैपर अगर हम देखते हैं, चिप्स अंदर होती है, रैपर बाहर होता है। चिप्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वो हमें रैपर देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से एक रैपर का निर्माण यहाँ हो जाएगा, और वो रैपर जो है पानी नीचे नहीं जाने देगा, और इसी कारण से वहां की जो लैंड है डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। सीमेंट इंडस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। इट इज बिकॉज लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज व्हेन ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं उससे उठता है एक धुआं, और वो जो डस्ट ऊपर उठता है वो जमीन पे बैठ जाता है। अब जमीन पे तो बैठेगा और कहां जाएगा, तो ऐसे में जमीन पे बैठता है, परत आ जाती है, पानी जा नहीं पाता, इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, और इसी कारण से जो लैंड है उसको तक पानी पहुंचता नहीं है और वो लैंड डिग्रेड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो सीबीएसई 2011 और 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्सेज। ह्यूमन का क्या रोल होता है रिसोर्सेज के अंदर, आप वो बता दीजिए। डेवलपमेंट, अब देखो ह्यूमन क्या है ना, ह्यूमन को बहुत सारा लाइक है ना, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अब ह्यूमन जो है रिसोर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज है वो निकाल सके या उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख सके। डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ रिसोर्स एंड इज द डायनामिक फैक्टर इन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो है खुद बड़ा ही लाइक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज को वो डेवलप कर सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब रिसोर्सेज डेवलप होंगे तभी वो उनको यूज कर पाएगा। और लालच बुरी बला है, वो हमेशा याद रखने का। और देखो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैसे डेवलप करता है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता है, वो ह्यूमंस जो है डेवलप करता है नए नए तरीके, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा ही यूजफुल बनाया जा सके, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्टिंग from minerals and making different things from metals, human have added to value the natural resources। एक रिसोर्स तभी कहलाएगा जब वो ह्यूमन के काम का होगा। अगर ह्यूमन के काम का नहीं है, नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो एक रिसोर्स भी नहीं है, हमेशा याद रखना। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन है ना वो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको हमारे लिए मतलब हमारे यूज के लिए उसे है ना बनाता है, उसको बना बना के कुछ प्रोसेस उसकी वैल्यू में ऐड करता जाता है,
जिससे एक जो रिसोर्स है वो रिसोर्स बनता है। तो ह्यूमन बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिसोर्स के लिए। Thus, the interaction of humans with nature is essential to develop natural resources. So, the role of humans in resource development is very important. तो ऐसे में जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब ह्यूमन जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। बिना ह्यूमन कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है डेवलप नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उड़ते उड़ते सीबीएसई 2015 से, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। कहा जा रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ना, वो एक नया ही एरिया है। किसके लिए? नॉलेज के लिए, हमारे ज्ञान के लिए। क्या आप इससे एग्री करते हो? जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये अंग्रेजों के लिए कोई पुरानी बात होगी, भारतीयों के लिए कोई पुरानी बात नहीं है। हमारे नेशनल लीडर्स जो थे वो पहले ही कह के चले गए थे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही होगा, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं उसके लिए हमारी एक ये अर्थ जो है काफी है। पर हमारा जो लालच है उसके लिए हमें ऐसा 2 अर्थ भी जो है कम पड़ने वाला है। तो ऐसे हमारे कुछ लीडर्स थे जिनकी ये कुछ लाइंस थी। तो हम साफ तरीके से मना कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कुछ नया नहीं है इंडियंस के लिए, ये तो पहले से हमारे लीडर्स ही बोल के जा चुके हैं। नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट because sustainable development is not a new area of knowledge. This had been the main concern of our leaders, philosophers and thinkers in the past. और कैसे, कौन है ऐसे महान थिंकर्स? हमारे देश के बापू गांधी जी। गांधी जी was also very apt in voicing his concern about the resources conservation. हमारे महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो रिसोर्सेस को लेके बड़े ही लाइक है ना एकदम कंसर्न में रहते थे। उनका यह कहना था कि हमें मास प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए, हमें प्रोडक्शन बाय मासेस कराना चाहिए। कहने का मतलब था हमें जो ये फैक्ट्रीज वगैरह जो है ये मास लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको रोक देना चाहिए और ह्यूमंस के हाथों में, मासेस लोगों के हाथों में प्रोडक्शन का काम देना चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी जाएगी, साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी तो पहले ही कहकर जा चुके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई नया आइडिया नहीं है। पर इन अंग्रेजों की अगर बात कर लेते हैं तो इन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है वो ब्रुटलैंड में एक कमीशन बैठा था, उसने एक रिपोर्ट दी थी, उसने 1987 के अंदर, उस 1987 की रिपोर्ट में ही उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम लिया था। और अंग्रेजों के लिए ये पहले नहीं हुआ करता था। उनका तो था जितना रिसोर्सेज यूज कर सके उतना कर लीजिए, कल का किसको ही पता। अब बात करते हैं सीबीएसई 2012 और 2010 की। उसमें एक क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। जो बार बार रिन्यू हो सकता है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो बार बार रिन्यू नहीं हो सकता है या फिर जिसे रिन्यू होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। दिमाग एकदम ठंडा यही रख लो दिमाग में, बस इतना ही काफी होगा। तो पहले हम इनके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने के अंदर बड़ा ही कम समय लगता है। पर जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तो वो रिप्लेनिश होने में, पहली बात तो वो रिप्लेनिश होते ही नहीं, वापस बनते ही नहीं है, और अगर बनेंगे तो उसके लिए भी वो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लेंगे, मतलब बहुत लंबा समय। जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉसिल फ्यूल को बनने में हजारों साल लगते हैं, जबकि जो हमारा सूरज है वो सोलर एनर्जी हमें देता है जो हर सुबह हमें देखने को मिल जाती है। तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोलर एनर्जी है, वाटर है, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जबकि हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, कोल की, यह सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर हम देख लेते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कंटिन्यूटी, एक होता है एक कंटिन्यूअस फ्लो के साथ होते हैं और कुछ जो होते हैं जिसमें एक बायोलॉजिकल टाइम ज्यादा लगता है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रिसाइकल के अंदर और नॉन रिसाइकेबल के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन दे रहा है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें है ना लाइक सन से मिलते हैं, विंड से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं और इनमें कोई पॉल्यूशन होता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, कोई पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। पर जो हमारे ये दूसरे वाले नॉन रिन्यूएबल है इसके अंदर हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है।
हमारे ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना वो भारी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो बड़े ही लिमिटेड है। अगर अगर हमें देखने को मिलता है कि जो है ना सऊदी अरबिया हो गया, अरबियन जो ये अरब कंट्रीज हो गई, इनके पास बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल है, तो बेटा एक ना एक दिन तो लिमिट लगने वाली है, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद तो रिन्यूएबल की तरफ ही इन्हें आना होगा। अब यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहले भी आ चुका है और अभी हाल ही के अंदर भी आकर ही गया है। पहले आया था 2011 में, फिर आया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है तो देखो, व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इंडियाज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स देखने को हमें इंडिया में मिलते हैं, तो इन रिलीफ फीचर्स का हमें क्या मेन एडवांटेज है वो बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इंडिया हैज अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द 3 एग्जांपल्स। इंडिया के पास इतने सारे जो लैंड फीचर्स है उनके बारे में आप बता दीजिए, साथ ही साथ आप उनके है ना कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लैंड है वो मेनली 3 टाइप के लैंड में बट रखा है। पहला हमें यहाँ बता रहा है माउंटेनस रीजन। माउंटेनस रीजन जो है हमारे ओवरऑल इंडिया का, मतलब ये ओवरऑल इंडिया है उसका 30% जो एरिया है वो माउंटेनस रीजन से कवर हो रखा है। उसके बाद 27% जो एरिया है वो प्लेटोज ने कवर कर रखा है, मतलब बाकी का जो ये 27% है ना, ये 30% तो हो चुका है माउंटेन का। फिर हम बात कर लेते हैं क्या, फिर है 27% हमारे प्लेटोज का, और 43% जो है वो है हमारे प्लेन्स का। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो हमारे पास लैंड फीचर है वो कौन सा है, वो है प्लेन्स। तो ये 3 हमें लैंड फीचर्स देखने को मिलते हैं, एक है हमारा माउंटेनस रीजन, एक है हमारा प्लेटोस रीजन और एक है हमारा प्लेन रीजन। आगे बढ़ते हैं, मेन एडवांटेज क्या है इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी का, तो देखो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतने ही वैरायटी टाइप्स ऑफ हमें रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं कि हर एक का क्या फायदा है। माउंटेनस रीजन्स होते हैं, वहां पे हमें स्ट्रीम्स देखने को, नदियां रिवर्स देखने को मिलती है, और वो जो नदियां होती है वो जो हमारी रिवर्स होती है उससे हमें बहुत ही ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी मिलती है। मतलब नदियां हैं, नदियां बह रही है, डैम बना देंगे, वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, तो ऐसे में हमारे लिए ये जो रिवर्स है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जनरेशन का काम करती है। साथ ही साथ टूरिज्म के लिए तो एक अच्छी डेस्टिनेशन जो है माउंट्स होते ही होते हैं। फिर हम प्लेटू की बात कर लेते हैं, तो प्लेटू रीजन जो है हमारे इंडिया का, झारखंड बिहार वाला, वहां पे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बड़े ही यूजफुल है। थर्ड आती है प्लेन्स की बारी। प्लेन्स जो है उन प्लेन्स में हमें देखने को मिलते हैं कई सारी फर्टिलिटी, कई सारे फूड क्रॉप्स, एज वेल एज हम ये समझ सकते हैं कि फर्टिलिटी फूड क्रॉप ज्यादा होने के कारण वहां पे जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर गुड्स का वो भी बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ वहां पे हमें रोड्स देखने को मिलते हैं, रोड्स तो हर जगह देखने को मिलती है, साथ ही साथ फैक्ट्रीज देखने को मिल जाती है जो अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फीचर्स जो है वो हमारे लैंड जो रिलीफ फीचर्स है ना उन्हीं के तो कारण देखने को मिल रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। अगर सोचो माउंटेन ही माउंटेन होते तो इतनी सारी ये फैक्ट्रीज वगैरह हम कहाँ स्टैब्लिश करते हैं, ऐसा थोड़ी कि हिमालय के ऊपर जाके फैक्ट्री खोल देंगे, ये चीजें पॉसिबल नहीं है, वाइबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 2020 के अंदर भी आ चुका है, 2015 के अंदर भी आ चुका है, और एकदम यूं बदल बदल के आता है, ठीक है ना। पहले कोई दूसरा एक है ना मुखड़ा पहन के आता है, फिर कुछ और मुखड़ा पहन के आता है, चीज वही है, आदमी वही है। जैसे कि पहले के इंडियन सीरियल्स में आपने देखा होगा कि पहले तो वो मीर मर जाता था, फिर वो मीर वापस से जिंदा होके आ जाता था, फिर वो मर जाता था, फिर वो जिंदा होके आ जाता, पुनर्जन्म की कहानियां ही चलती रहती थी। आप अगर उस टाइम पीरियड से बिलोंग करते होंगे तब आपको आइडिया होगा, बाकी हमारे टाइम की कहानी है, लाइक आप शायद ही रिलेट कर पाओ, क्योंकि आज का जमाना तो इन सीरियल से आगे निकल चुका है, बीटीएस तक पहुंच चुका है। तो चलो आगे देखो, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सजेस्ट 3 वेज टू इंप्लीमेंटेशन। तो अब कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, पहले तो बता दो क्या है, फिर उसके बाद हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें देखना है कि रिसोर्स प्लानिंग, सर ये रिसोर्स प्लानिंग पूछा, यहाँ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पूछा, दिक्कत अलग अलग है क्या। तो देखो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी।
तो भले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछे, भले ही रिसोर्सेस प्लानिंग पूछे, लिख के आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 स्टेजेस हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो वो हम देख लेते हैं। तो वी कैन इंप्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि आज की जो हमारी जरूरतें हैं सिर्फ जरूरतें पूरी हो सके और हम एनवायरमेंट को नुकसान ना भी पहुंचाएं, और साथ ही साथ हम हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचा सके। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक साधी सिंपल सी विचारधारा है कि आज यूटिलाइज करना है और कल के लिए भी बचाना है। तो इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? रिसोर्स प्लानिंग की तरह से होगा। जैसे कि आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम 1 रोटी खाएंगे, हमारे पास 5 रोटी है और 5 ही रोटी है हमारे पास पूरे हफ्ते के लिए। हम क्या करेंगे? 1 रोटी आज खाएंगे, फिर 1 दिन छोड़ के 1 रोटी खाएंगे, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे करते करते हम प्लान करेंगे कि जिस दिन भूख ज्यादा लगेगी उस दिन रोटी खा लेंगे, जिस दिन नहीं लगेगी उस दिन रोटी नहीं खाएंगे। यही इसी तरीके से हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है। जिस दिन जरूरी लगेगा उस दिन कर लेंगे, जिस दिन नहीं लगेगा उस दिन नहीं करेंगे। और अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसके लिए हमें 3 फेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग को फॉलो करना पड़ता है। रिसोर्स प्लानिंग की जो शुरुआत है वो होती है आइडेंटिफिकेशन के साथ। पहला रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए आपको रिसोर्स प्लान करना होगा कि रिसोर्सेस पहले कहां मिलता है, पहले वो पता कर लेते हैं। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन करना होगा। फिर जब पता पड़ गया कि हाँ यहां मिलता है, तो उसकी फिर इन्वेंटरी रख लेंगे कि इसमें इस रीजन के अंदर यहाँ पे हमें जो है ये रिसोर्सेज देखने को मिले हैं, उसकी मैपिंग वगैरह कर लेंगे, सर्वेज उसमें कर लेंगे, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हमें इनका डेवलपमेंट करना है, किस तरीके की स्किल की हमें जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा। जो हमने मैप किए हैं ना रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को हम निकाल सकें उसी के लिए। फिर बात करते हैं प्रॉपर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हमें बताने पड़ेंगे हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, ताकि वो टच हो सके। अब बात करते हैं सीबीएसई 2020 का एक क्वेश्चन, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। जो रिसोर्स प्लानिंग है क्यों जरूरी है? गिव एग्जांपल व्हिच एक्सप्लेन इट्स नीड और डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज प्लानिंग का एसेंशियल बताना है कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमें कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जिससे हमें पता पड़े कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें क्यों है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि हमारे रिसोर्सेज को जुडिशियल यूज, जुडिशियस मतलब एकदम समझदारी के साथ यूज करने की जरूरत कहां पड़ रही है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जुडिशियली यूज करना है हमें रिसोर्सेज को, तो उसके लिए हमें जो रिसोर्सेज प्लानिंग है वो करनी ही करनी पड़ेगी। अब क्यों करें? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और हम जानते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। कुछ रिसोर्सेज राजस्थान में देखने को मिलेंगे, कुछ यूपी में देखने को मिलेंगे, कुछ केरला में देखने को मिलेंगे, कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फैला हुआ है सारा रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स एक जगह नहीं है। तो प्लान करना जरूरी हो जाएगा। प्लानिंग विल हेल्प इन द रिड्यूसिंग वेस्टेज। जैसे हम प्लान करेंगे तो वेस्टेज कम होता जाएगा और साथ ही साथ हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को। तो अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत देखने को मिला है, वाटर रिसोर्सेज बहुत सारा है, पर उस वाटर रिसोर्सेज को अदर स्टेट्स तक, जिन स्टेट्स को जरूरत है वहां तक पहुंचाने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो लैक ऑफ डेवलपमेंट कैपेसिटीज के कारण आज हम अरुणाचल प्रदेश के जो है ना पानी है उनका अब्यूडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इररेशनल कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज लीड्स टू द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक इन पंजाब। अब देखो जो पंजाब है ना, पंजाब की कहानी कुछ अलग है। उसको भगवान ने सब कुछ दिया, पर उसने क्या किया? उसने उस सभी चीजों को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वाटर लॉजिंग हो गई और वाटर लॉजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो गया। आज जो पंजाब है वहां पानी है, पर वहां की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा सलाइन हो चुकी है, एल्कलाइन हो चुकी है। और हम आगे बढ़ते हैं सीबीएसई 2019 के एक क्वेश्चन के ऊपर। एक एग्जांपल और भी था, झारखंड मध्य प्रदेश के अंदर हमें कई सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, पर वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां के जो मिनरल्स है हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सीबीएसई 2019 उड़ता हुआ क्वेश्चन, रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द आर्गुमेंट। तो हमें बताने हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग जो है ना वो एक जटिल प्रोसेस है, उस जटिल प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होगा।
तो देखो जो हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग है ना, वो वाकई में एक बड़ा ही जटिल प्रोसेस है। इट कैन बी प्रूव थ्रू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स प्लानिंग इन कॉम्प्लेक्स। तो हम जब देखते हैं प्लानिंग तो पता पड़ जाएगा। तो देखो सबसे पहले रिसोर्सेज के लिए हमें उनको रिसोर्सेज को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उनकी सर्विंग करनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी, मैप करना पड़ेगा ना कहां कहां पे रिसोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का इन्वेंटरी हमें बताना पड़ेगा कि हाँ किस क्वालिटी का रिसोर्स हमें मिल रहा है, किस क्वांटिटी का रिसोर्स हमें मिल रहा है। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को, एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड यूटिलाइजेशन। वही घुमा हुआ क्वेश्चन अभी पहले ही पढ़ा है, ज्यादा टाइम इसमें हम देंगे नहीं। तो ये जो चीजें है ना, मतलब हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, हमें स्किल्स लानी पड़ेगी। साथ ही साथ जब ये सब आ जाएगा तो हमें जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको मैच करना होगा हमारे कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम रिसोर्सेस को निकाल सके और साथ ही साथ देश को आगे बढ़ा सके। इट्स पीपल एंड मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, और साथ ही साथ एनवायरमेंट का बैलेंस भी हमें मेंटेन करके रखना है। तो ऐसे में हमारे लिए रिसोर्सेज प्लानिंग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। अब हम देखते हैं सीबीएसई 2015 का एक क्वेश्चन। सीबीएसई 2015 पूछता है हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सजेस्ट एनी 6 मेजर्स। हम किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, उसके हमें 6 मेजर्स को बताना है। और 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो भी कुछ ऐसा ही था, सजेस्ट एनी 6 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। अगर लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर लैंड आपकी डिग्रेड हो रही है, लैंड डिग्रेड होना किसे कहेंगे, जब वो लैंड के ऊपर कई सारा वेस्ट आ जाएगा, कचरा आ जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लैंड जो सॉइल है, लैंड के ऊपर जो सॉइल होती है वो इरोजन होने लग जाएगा। इन सबसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका यह है। साथ ही साथ लैंड डिग्रेड इसलिए भी होती है क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट हम हटा रहे हैं, तो ये लैंड डिग्रेडेशन के कारण है। तो अब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या, फॉरेस्ट वापस लगाना शुरू कर दो, फॉरेस्टेशन करना शुरू कर दो, प्रॉपर मैनेजमेंट करना शुरू कर दो जो ग्रेजिंग या फिर पास्चर लैंड होता है उसका। साथ ही साथ जिस एरिया के अंदर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए वहां पे थ्रोनी बुशेस को उगाना शुरू कर दो। देखो अगर डेजर्ट यहाँ है, जैसे कि डेजर्ट जो है वो यहाँ फैला हुआ है और डेजर्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है, इसी को ही हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। आज जो डेजर्ट था वो यहां तक था, 1-2 महीने बाद यहां तक था, साल भर बाद वो यहां तक था, तो इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। पहले वो इतना एरिया कवर करता था, आज इतना कर रहा है, कल को इतना कर रहा है। इसको रोकना है तो सबसे बढ़िया काम ये करो कि जब वो इस स्टेट में हो ना, तभी यहाँ पे पेड़ लगा दो। पेड़ लगा दोगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे हम देखते हैं कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो इंडस्ट्रीज के अंदर कई सारे केमिकल्स बनते हैं, उनका प्रॉपर डिस्चार्ज हमें बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसे कम कर पाएंगे। साथ ही साथ शेल्टर बेल्ट्स की हमें प्लांटिंग करनी होगी, साथ ही साथ हमें माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना होगा। अब हम बढ़ते हैं सीबीएसई 2012 के क्वेश्चन पे, विच इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। गुजरात की जो लैंड डिग्रेड हो रही है उसका मेन कॉज बता दीजिए। साथ ही साथ जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है उसको भी ले लीजिए। तो इन तीनों ही स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की, वो है किस कारण, वो है वास्ट ग्रासलैंड के कारण। वास्ट ग्रासलैंड है तो लोगों के पास कैटल बहुत सारा है, कैटल है तो वो लोग क्या कराते हैं, ओवरग्रेजिंग करवा देते हैं, ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। बस इतना सा ही इसका आंसर है, घुमा के कुछ भी पूछ ले। गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर सेमी एरिड रीजन्स विद द पैचेस ऑफ वास्ट ग्रासलैंड। हमारे पास बहुत सारे ग्रासलैंड्स है, स्टेट्स के पास बहुत सारा कैटल पॉपुलेशन भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे में वो उनको ग्रेजिंग के लिए भेज देते हैं कैटल को, कैटल पूरा का पूरा साफ करके एकदम खत्म करके वापस आ जाता है, जिसके कारण जो हमारे ओवर ग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब कौन कौन से मेजर्स हम यूज कर सकते हैं ताकि हम ये ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पहला तो यह है कि हमें अफॉरेस्टेशन करना होगा, फॉरेस्ट को उगाना होगा, ग्रासलैंड कम करके वहां पे हमें फॉरेस्ट लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमें जो ग्रेजिंग अभी चल रही है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स का मैनेजमेंट करना होगा। लोगों को कहना होगा कि आप ऐसे ही मत छोड़िए, एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स इनको है कि ना एक टाइम पीरियड के लिए ही छोड़ा, ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग जो है वो कम हो सके, ओवर ग्रेजिंग ये ना कर ले। कंट्रोल जो है वो हमें करना होगा जहां पे हम जानते हैं कि जो ग्रेजिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन आ रहा है। सीबीएसई 2019 क्या पूछता है कि 3 मेन फीचर्स बता दो सॉइल जो हमें बताते हैं रिवर डेल्टास इन द इंडियन कोस्ट। 3 हमें मेन फीचर्स बताने हैं हमारी सॉइल के, उस सॉइल के जो हमें रिवर डेल्टास
के पास देखने को मिलती है इंडियन कोस्ट के ऊपर। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया। कहा जा रहा है अलुवियल सॉइल के बारे में बता दो, दोनों एक ही चीज है। जो अलुवियल सॉइल है, क्योंकि अलुवियल सॉइल ही एक ऐसी सॉइल है जो हमें रिवर्स के डेल्टास के पास देखने को मिलती है, भले ही वो हमारी गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, भले ही वो हमारी पेनिसुला रिवर्स ही क्यों ना हो, उन सभी के जो डेल्टास है, उन डेल्टास के ऊपर ही हमें अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो इन 3 फीचर्स क्या क्या होंगे, तो देखो द 3 फीचर्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द इंडियन कोस्ट अलुवियल सॉइल्स आर, these soils are more common in the Piedmont plains, in plains at the foothills of the such Doras, Choras and the Tarai। कहा जा रहा है कि जो ये हमारे अलुवियल सॉइल है ना, पूरे इंडिया में फैल रखी है। जहां पे हम देखते हैं पेडमोंट प्लेन्स की बात करते हैं, तो प्लेन्स में तो विशेष रूप से हमें अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कहां कहां पे दोआस बनाती है, चाउस बनाती है, तराई बनाती है। साथ ही साथ जो हमारी सॉइल है ना, ये ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल है, एज द सॉइल हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स टू इट्स करंट लोकेशन। जो हमारी अलुवियल सॉइल है ना, अलुवियल सॉइल रिवर्स के साथ ही बहकर आती है, और रिवर्स के साथ ही बहकर आती है तभी तो डेल्टा पे जाके वो रुक जाती है। समझ में आया रिलेशन? तो इसीलिए अलुवियल सॉइल जो है वो करंट लोकेशन पे जहां हमें देखने को मिल रही है वो वहां की है ही नहीं, वो कहीं और से घूमती घूमती आ रही है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज। हमारी जो अलुवियल सॉइल है ना, उसकी कई सारी एजेस हमें देखने को मिलती है, कई में भी सिर्फ 2 देखने को मिलती है। एक होती है ओल्ड अलुवियल, जो एक तो है पुरानी अलुवियल, और एक है न्यू अलुवियल। अब जो पुरानी अलुवियल है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं पुरानी वाली को बंगर के नाम से, और जो नई वाली अलुवियल सॉइल है उसे हम जानते हैं खादर के नाम से। तो यह 2 नाम दिए गए हैं अलुवियल सॉइल को। अब हम बढ़ते हैं सीबीएसई 2019 के क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ द ब्लैक सॉइल फाउंड इन इंडिया। तीनों क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है ना इंडिया में, उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले ये याद रखो कि जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। साथ ही साथ ब्लैक सॉइल के अंदर हमें बहुत सारा मॉइस्चर देखने को मिलता है। ये 2 पॉइंट याद रख लो। कहां पे मिलती है वो भी अभी देख लेते हैं। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना हमारी सॉइल के, ब्लैक सॉइल के, वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहला ये है कि ग्रोइंग कॉटन, कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो होता है, इसलिए इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल्स विद द हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। यह जो सॉइल होती है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिटेंशन कैपेसिटी होती है मॉइस्चर की, बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखती है, मॉइस्चर इकट्ठा करके रखती है। इट इज रिच सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाश हो गया। पर इसमें एक चीज की कमी होती है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक कंटेंट, मतलब फॉस्फोर की इसमें कमी होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि यह जो हमारी पूरी जो ब्लैक सॉइल है, ये डीप क्रैक ड्यूरिंग दी हॉट वेदर, हेल्पिंग इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। अब होता क्या है ना, ये है हमारी ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। अब मॉइस्चर मतलब पानी ज्यादा होता है। अगर क्या होगा कि धूप बहुत ज्यादा गिरने लग जाएगी, धूप ज्यादा होने के कारण वो जो मिट्टी है उसका पानी जो है वो उड़ के चला जाएगा, वाष्प बन जाएगा, इवेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज हो जाने के कारण वहां की जो जमीनें हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे है ना क्रैक्स पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा ना राजस्थान में, मतलब ऐसी कई सारी जमीनें बताते हैं जहां पे है ना ऐसे ऐसे क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। वो जो क्रैक्स है ना, वो क्रैक्स इसलिए ही पड़ जाते हैं क्योंकि उस सॉइल के अंदर से मॉइस्चर चला गया है। और इससे फायदा क्या होता है, तो इससे प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल को जो प्रॉपर एयर चाहिए होती है ना, वो उसे मिल जाती है। कहां कहां देखने को मिलती है, तो जो प्लेटस रीजन है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, एज वेल एज दी गोदावरी बेसिन में भी हमें ये पूरी की पूरी जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं सीबीएसई 2010 के क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिड सॉइल ऑफ इंडिया। एरिड सॉइल ऑफ इंडिया हमारे इंडिया में जो मिलती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। एरिड सॉइल जो है हमें एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन देखने को मिलती है। और सेमी एरिड रीजन राजस्थान, ये है ना राजस्थान वाला ये जो एरिया है, इस पूरे राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात में, यहाँ पे हमें सेमी एरिड रीजन देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां पे एरिड सॉइल्स हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि एरिड सॉइल्स आर द सॉइल्स ऑफ डेजर्ट एंड द सेमी डेजर्ट रीजन्स एंड द कलर्स वेरीज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन। कहा जा रहा है कि ये हमें डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, सेमी डेजर्ट में हमें एरिड सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि एरिड सॉइल एरिड रीजन में देखने को मिलेगी। खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, इतना सिंपल तो है। और साथ ही साथ इसके 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्राउन। मतलब रेड से ब्राउन में ये क्या होती रहती है,
ऊपर नीचे होती रहती है। फिर हम आगे बात करते हैं, जो ये सॉइल होती है ये सैंडी होती है, टेक्सचर के अंदर बहुत ही ज्यादा सलाइन होती है। सलाइन होने के कारण आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर सांबर नाम की एक जगह है जहां पे हमें NaCl देखने को मिलता है। NaCl का मतलब अरे नमक होता है, नमक होता है। तो नमक देखने को मिलता है, तो हमारी इस धरती में नमक बहुत है राजस्थान की साइड में, और इसी कारण से यहाँ की जो मिट्टी है उसको हम सैलिनिटी के तरह देख सकते हैं कि वहां पे सलाइन मिट्टी हमें देखने को मिलती है, वहां पे सैलिनिटी बहुत देखने को मिलती है सॉइल में। As precipitation is very low, the temperature is very high, evaporation is faster, therefore the soil is deficient in moisture and humus. अब होता क्या है, राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ने के कारण वहां से जितना भी जमीन का पानी होता है वो उड़ के हवा में चला जाता है, वाष्प बन जाता है, और इसी के कारण वहां की जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिशंस एंड जो मॉइस्चर और ह्यूमस होती है उसकी कमी देखने को मिलती है, डेफिशिएंट हो जाती है वो। ठीक है, आगे देखते हैं कि साथ ही साथ इस एरिड सॉइल के अंदर हमें कैल्शियम कंटेंट देखने को मिलते हैं, और ये जो कैल्शियम कंटेंट है यही कारण बनते हैं उस एरिड सॉइल के अंदर कंकर मिलने का। तो कंकर बनता है कैल्शियम से, और कैल्शियम हमें कहां देखने को मिलता है, और कैल्शियम हमें एरिड सॉइल के अंदर देखने को मिलता है भरपूर मात्रा में। और ये जो कैल्शियम की मतलब ये जो कंकर की लेयर है ना, ये क्या करती है कि पानी को फिल्टर होने से रोकती है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है यह है जमीन की ऊपरी लेयर, ऊपरी लेयर के ऊपर अगर कोई पानी है, लेट सपोज देखो ये है जमीन की ऊपर की लेयर, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का पानी है भी तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे कंकर भरे हुए हैं कैल्शियम से। अब ऐसे में होता क्या है कि पानी जो है वो नीचे पहुंच नहीं पाता, तो इनफिल्ट्रेशन वहां पे नहीं हो पाता है। अब बढ़ते हैं CBSE 2012 के क्वेश्चन पे। मेंशन एनी टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। हमारी कुछ एक्टिविटीज बताइए जिससे सॉइल इरोजन होता है। एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। जो हमारे इंडिया के अंदर हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलता है मोस्टली, उसके बारे में आप बता दीजिए। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम हमारे फॉरेस्ट को हटा देते हैं, हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, हम एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, साथ ही साथ हम कई सारे मेजर ऐसी चीजें करते हैं जिसके कारण हमारी जो सॉइल है वो इरोजन होने लग जाती है। तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज में कई सारी एक्टिविटीज आती है, एक दो नहीं कई सारी एक्टिविटीज आती है जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसमें इरोजन हो जाता है। अब द टू टाइप्स ऑफ इरोजन पूछ लिया, एक बताया है गली इरोजन, एक बताया इसने शीट इरोजन। गली इरोजन में कुछ नहीं होता, पानी बहता जाता है, पानी बहता जाता है, जहां पे मिट्टी होती है ना तो पानी क्या है ना इधर उधर भी बहना शुरू कर देता है। जैसे कि रिवर जा रही थी, अब रिवर का यहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी, और ये मिट्टी जो थी वो थोड़ी कमजोर थी, तो मिट्टी क्या करेगी ना, वो हट जाएगी और इस पानी के लिए वो जगह छोड़ देगी, और जगह छोड़ देगी जब तक वहां पे पानी आ रहा है। पानी जैसे ही वापस चला जाएगा तो वो वहां पे क्या बन जाएगी, वो खाली जगह बन जाएगी, और उसको ही हम गली कहते हैं। और इससे से मिट्टी जो है मतलब सॉइल जो है उसका इरोजन देखने को मिलता है। गलीज कट दी clearly solved into the deep creeps and the land becomes the unfit for cultivation and properly known as the badlands। तो गली इरोजन जहां पे भी होता है, गली इरोजन के कारण पूरा जो लैंड होता है वो खराब हो जाता है, इसलिए हम उसे बैडलैंड कहते हैं। शीट इरोजन जो होता है वो ऊपर की जो हमारी लैंड है, अब ये देखो ये है आर्थ का क्रस्ट, ठीक है, आर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ऊपर की जो एकदम पतली सी लेयर है ना, वही तो बनी हुई होती है सॉइल की, और यह जो सॉइल है इसी को हम शीट भी कह सकते हैं। जब शीट इरोजन होता है, शीट इरोजन किस कारण होता है, टॉप सॉइल जो है मतलब टॉप सॉइल एकदम सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली जो सॉइल है वो बहकर आगे निकल जाती है, तो उसे ही हम सॉइल इरोजन शीट इरोजन कहते हैं। और यह जो होता है कार्यक्रम वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2019 का है, जिसमें हमें पूछ रहा है डिस्कस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। लैंड डिग्रेडेशन जो इंडिया में हो रहा है वो ह्यूमंस के कारण हो रहा होगा। अब ह्यूमन ऐसा क्या करते हैं तो उसके बारे में ही पूछ रहा है। पहले वाला ही क्वेश्चन जस्ट इससे पहले अभी देखा ना वही क्वेश्चन है, थोड़ा और एक्सप्लेन में, क्योंकि देखो बच्चों यही क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो घूम घूम के वापस आते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा दिमाग ना लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन होता है माइनिंग एक्टिविटीज के कारण, जैसा कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में हमें होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ हम माइनिंग साइट्स जो होती है, अब माइनिंग साइट से लोग जो है अबेंडन छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहां पे डीप स्कार्स पड़ जाते हैं, गड्ढे बने हुए रह जाते हैं, माइन खुली पड़ी रह जाती है, जिससे हम देखते हैं कि कई सारे लैंड डिग्रेडेशन वहां पे हमें होते हुए दिखते हैं। सेकंड क्या होता है, मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक द ग्राइंडिंग। हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री वाला एग्जांपल आ रहा है फिर से,
सीमेंट को हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन से बनाते हैं, लाइमस्टोन को बाहर लाते हैं, लाइमस्टोन को हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के कारण डस्ट जो है एनवायरमेंट में फैलती है। वो जो डस्ट होती है वो अर्थ की ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके ऊपर जाके जमना शुरू हो जाती है। उससे होता यह है कि इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। वो जो लेयर है ना, पानी को नीचे जाने देती नहीं है और इसी कारण से वहां पे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। पूरा का पूरा वही है जो मैंने आपको बता दिया है। मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग लाइमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज दी क्लेलिसाइट and the soapstone of our ceramic industry generate huge quantities of dust which falls down on land. This retarded the process of infiltration of the water soil in India. Effluents are waste industry. देखो क्या है, effluents जो इंडस्ट्री से effluents निकलते हैं वो भी बड़े ही खराब होते हैं लैंड के लिए और लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं पंजाब वाली। अब हम बात कर लेते हैं 2015 और 2019 में आया सीबीएसई के क्वेश्चन की, जो पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्या है डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल एंड दी स्टेट बाउंड्रीज सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद दी एग्जांपल्स। हमें जो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहे हैं वो किसी एक स्टेट, किसी एक नेशन की गलती नहीं है, ये गलती तो सभी की है। तो देखो, consequences of environmental degradation do not respect national or the state boundaries as it affects all the countries of the world equally. पूरे वर्ल्ड जो है ना वो इक्वली जिम्मेदार है इस पूरे लैंड डिग्रेडेशन के लिए। एनवायरमेंट का इतना खराब होना जो है इकलौते इंडियंस के कारण नहीं है, सबका बराबर हाथ है। ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा है किसी का कम है, सभी का वही हाथ देखने को मिलता है पूरे के पूरे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स, लैंड डिग्रेडेशन जो है अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, विच अफेक्ट द फूड क्रॉप्स ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड। दिस क्रॉप्स रीच डिफरेंट प्लेसेस दस द डायरेक्टिंग एवरीवन। तो अब होता क्या है ना, अफेक्टिंग एवरीवन। होता क्या है, जो हमारा एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा तो जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं हो पाएगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी तो हमें फूड नहीं मिलेगा। और आज के जमाने में सब कुछ ग्लोबलाइज है और ग्लोबलाइजेशन के कारण हम देखते हैं कि जो फूड आगे सप्लाई नहीं होगा उससे सभी लोगों को तकलीफ होगी। एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज टेम्परेचर दैट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। अब हम ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज के कारण हमारा पूरा जो अर्थ है उसका ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, जो एनवायरमेंटल डैमेज का एक बहुत ही बड़ा कारण है। एडिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेरिक डेप्लेट्स द ओजोन लेयर दैट अफेक्ट्स द एवरीवन। तो होता क्या है ना, ओजोन लेयर जो डेप्लेट हो रही है वो हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही एक ऐसी वजह थी जिसके कारण ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा डेप्लेट हो गई थी। पॉल्यूटेड वाटर इन रिवर्स मेक्स द सी एंड द ओशन पॉल्यूटेड। जो हमें पॉल्यूटेड वाटर देखने को मिलता है, जो हम लेट सपोज सीवरेज हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं ना, रिवर्स के अंदर उसे बहाना शुरू कर देते हैं। अब इससे रिवर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। और अगर कोई ज्यादा ही देखने का मन है तो आप दिल्ली में, एक दिल्ली के आसपास के रीजन में भी आप देख सकते हो, कई सारी जितनी भी रिवर्स वगैरह जा रही है कर रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है। ठीक है, और भी ज्यादा देखना हो तो यमुना रिवर को देख लो। ठीक है, आज ही गूगल करो, पता पड़ जाएगा। आगे देखो पॉल्यूटेड एयर। अब देखो क्या होती है ना, जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है और बिना फिल्टर के वो पोल्यूशन करेगी तो होगा क्या, अगर उसको फिल्टर नहीं किया जाएगा तो पूरा एनवायरमेंट में जितनी भी एयर है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन घूमने के लिए तो किसी ने बनाया नहीं था, कमेंट कर दो। और अगर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिल को टच करके जाते हैं, तो स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।